फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक दक्षिण भारत के इतिहास का भाग 2 होने वाला है। इससे पहले हमने भाग 1 में संगम युग के जो वंश थे चेर, चोल, पांड्य, उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। आज के वीडियो में हम जो दक्षिण भारत के इतिहास में जो हम पढ़ते हैं पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राजपूत वंश, चोल वंश, इनके बारे में देखने वाले हैं। बहुत विस्तृत जानकारी होगी एंड फैक्ट टू फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए, उससे रिलेटेड होगा। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, चाहे वनडे एग्जाम दिलाए, चाहे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, चाहे मेंस वगैरह, सभी में आपको ये बहुत यूजफुल होगा, आपके काम आएगा। जो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है उसमें हमने गुप्तोत्तर काल तक के सारे वीडियोस कवर कर लिए हैं और दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग कवर कर लिया है। और आज का जो वीडियो है ये लगभग हमारे प्राचीन भारत के इतिहास का आखिरी वीडियो है, जिसमें हम वही मैंने बताया जो पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राजपूत वंश और चोल वंश के बारे में बिल्कुल विस्तार से जानकारी एकत्रित करेंगे ताकि एग्जाम हॉल में हमसे कोई क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ मैं आप लोगों के बीच हमेशा लेकर आ सकूँ। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो लास्ट तक देखिए और उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन वंशों के बारे में पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले तो इनकी भौगोलिक स्थिति पता होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि जो वंश हम पढ़ने जा रहे हैं वो आखिर थी कहाँ पर स्थित थी। तो देखिए, सबसे पहले पल्लव वंश के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो कृष्णा नदी और कावेरी नदी का जो क्षेत्र है ना, कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर पल्लव वंश स्थित था। ठीक है, पल्लव वंश ने शासन किया। वैसे ही अगर मैं वातापी के चालुक्य की बात करूं, हम चालुक्यों की 3 शाखाएं पढ़ेंगे यहाँ पर, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य, है ना। तो जो वातापी के चालुक्य थे वो वर्तमान में जो बादामी कर्नाटक वाला क्षेत्र है वहाँ पर निवास करते थे, वहाँ पर उन्होंने शासन किया, इसलिए इन्हें वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य भी कहते हैं। वैसे ही जो वेंगी के चालुक्य थे वो कृष्णा नदी के उत्तरी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, आंध्र प्रदेश के जो बेंगी क्षेत्र है वहाँ पर शासन करते थे, इसलिए इन्हें बेंगी के चालुक्य कहा गया। और राजपूत वंश जो मान्य खेत है उस एरिया में शासन करते थे, महाराष्ट्र का एरिया है। तो जब राजपूतों का पतन हो जाता है तो वहाँ पर कल्याणी के चालुक्यों का उदय होता है। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र वाला एरिया है वहाँ पे राजपूत वंश, फिर उसके बाद कल्याणी के चालुक्य वंश, ये देखने को मिलता है। और जो चोल वंश है वो हम नीचे तंजौर वाला जो एरिया है, कावेरी नदी का जो क्षेत्र है, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, वहाँ पर चोल वंश को देखते हैं। हमने जो संगम युग पढ़ा था तो संगम युग में भी हमने चोल वंश के बारे में पढ़ा था। ये द्वितीय चोल है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं वो द्वितीय चोल है। और हमने जो पिछला वीडियो देखा था जिसमें चोल वंश के बारे में पढ़ा था, लगभग 300 ईस्वी तक इनका जो शासन रहता है उस समय होता है और इनकी शक्तियाँ उस समय क्षीण हो जाती है, इसलिए दोबारा से उभर कर कब आते हैं, 9वीं शताब्दी में आते हैं, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको लोकेशन बताया, इसे आप अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। चाहे अब जैसे आपसे कभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में लिखने के लिए आता है कि दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में उल्लेख कीजिए, तो आप ये मैप छोटा सा बनाकर ये जो भौगोलिक स्थिति है अगर इसे दर्शा देते हैं तो आपको नंबर भी बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से मैप देख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो सबसे पहले आपको पल्लव वंश देखने को मिलेगा, आपको इसी क्रम में ही याद रखना है ना। पल्लव वंश जो कि कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच के क्षेत्र में शासन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा चालुक्य वंश, वातापी के चालुक्य। ठीक है, वातापी के चालुक्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो कर्नाटक का वर्तमान बादामी क्षेत्र है वहाँ पर शासन कर रहे होते हैं, तो बादामी को पहले वातापी बोलते थे, तो आप वातापी के चालुक्य बोले या बादामी के चालुक्य बोले, दोनों एक ही है। ठीक है, ये कर्नाटक वाले एरिया में शासन करते हैं। ठीक है, 2 तो आपने देख लिया। चालुक्य वंश के ही जो शासक होते हैं पुलकेशिन द्वितीय, आगे मैं आपको बताऊंगी। तो इन्हीं के शासन काल में जो वेंगी की मतलब चालुक्य वंश की एक और शाखा स्थापित होती है जिसे वेंगी के चालुक्य कहते हैं। ये आंध्र प्रदेश वाला रीजन होता है, ये कृष्णा नदी के उत्तरी क्षेत्र में, कृष्णा नदी के आसपास के क्षेत्र में शासन करते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया, एक पल्लव वंश, फिर चालुक्य वंश जो वातापी है,
तीसरा चालुक्य वंश वेंगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखने को मिलता है जो चालुक्य वंश है वातापी, इसका ही जो सामंत होता है दंतीदुर्ग, वो इसके अंतिम शासक को समाप्त करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है ना। तो ये जो राष्ट्रकूट वंश है ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है। महाराष्ट्र का जो रीजन है मान्यखेत वहाँ पर है। ठीक है, अब ये चालुक्य वंश के जो वातापी शाखा है इसको समाप्त करके राष्ट्रकूट वंश आते हैं, लेकिन चालुक्य वंश की एक और शाखा जो कल्याणी के चालुक्य है ना, वो इसको रिप्लेस करके फिर अपना वंश स्थापित कर लेते हैं। तो कल्याणी के चालुक्य राष्ट्रकूट वंश के बाद ये भी महाराष्ट्र वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और सबसे अंत में देखेंगे हम चोल, द्वितीय चोल के बारे में। पहले चोल के बारे में हमने तो संगम युग में पढ़ ही लिया है ना। तो आई होप आपको मैप समझ में आ गया होगा। जैसा मैंने क्रम बताया वो क्रम आपको एकदम से याद रखना है। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा कि पल्लव वंश सबसे पहले देखने को मिलता है, पल्लव वंश उभर कर सामने आया। उसके बाद हमने देखा चालुक्य वंश की 3 शाखाएं देख रहे हैं हम चालुक्य वंश की 3 शाखाएं देख रहे हैं। उसमें से पहले किसको पढ़ेंगे, वातापी के चालुक्य, फिर वेंगी के चालुक्य, और कल्याणी के चालुक्य पढ़ने से पहले हम राष्ट्रकूट वंश को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो राष्ट्रकूट वंश है उसने वातापी के चालुक्यों को समाप्त करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। फिर राष्ट्रकूट वंश को समाप्त करके पुनः कल्याणी के चालुक्य वंश उभर कर सामने आते हैं। ठीक है, उनका उदय होता है। तो इस क्रम में अगर पढ़ेंगे, कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी, क्योंकि मैंने आपको प्राग ऐतिहासिक काल से हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो आप ही सोचिए इतना लंबा हिस्ट्री है, दिमाग में रखे रहना है तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर मिसमैच हो जाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सीक्वेंस वाइज स्टोरी के माध्यम से सारे इतिहास को पढ़ें, ताकि वो लंबे समय तक ना कि याद रहे बल्कि एग्ज़ाम हॉल में भी हमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो मैंने जो क्रम बताया हम इसी क्रम में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पल्लव, उसके बाद वातापी के चालुक्य, फिर वेंगी के चालुक्य, फिर राष्ट्रकूट वंश, उसके बाद कल्याणी के चालुक्य और अंत में चोल वंश। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पल्लव वंश से। ठीक है, तो देखिए जो पल्लव वंश है, पल्लव वंश के संस्थापक बप्पा देव को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है, बप्पा देव को। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है वो सिंह विष्णु है। तो अगर एग्जाम हॉल में अगर ऐसा पूछा जाए आपसे कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, बप्पा देव नहीं दिया है, तो आपको सिंह विष्णु को ही टिक करना है, क्योंकि वास्तविक संस्थापक तो सिंह विष्णु को ही माना जाता है। ये बहुत प्रतापी शासक थे अपने वंश के। ठीक है, अब देखिए पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांची थी। जो वर्तमान में कांचीपुरम वाला एरिया है तमिलनाडु का, वही कांची पल्लवों की राजधानी थी। तो अपने गाना सुना होगा पल्लो लटके, है ना। तो पल्लो किसमें होता है, साड़ी में। और जो कांची वाला एरिया है वो भी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कांचीपुरम जो है साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है ना। तो पल्लव की राजधानी क्या थी, कांची। आप एकदम आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए इनकी जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। क्या थी, संस्कृत थी। तो आपको ये भी याद रखना है, राजधानी कांची थी, राजभाषा संस्कृत थी। ठीक है, अब देखिए जो सिंह विष्णु हैं ये इनके वास्तविक संस्थापक तो थे, है ना, और ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है जो सिंह विष्णु थे वो कौन से धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। सिंह विष्णु हमारा है ना, और वैष्णव धर्म के अनुयायी किसकी पूजा करते थे, विष्णु जी की पूजा करते थे, है ना। तो सिंह विष्णु वैष्णव। ठीक है, तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने आदि वराह मंदिर का निर्माण कराया था। मामल्लपुर में आदि वराह मंदिर का निर्माण कराया था। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। देखिए कैसे याद रख सकते, एकदम ईजी है। सिंह विष्णु में विष्णु आ रहा है, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और हम जानते हैं कि जो विष्णु भगवान है उन्होंने वराह का रूप धारण किया हुआ था, वराह रूप में अवतार लिया था। तो वराह मंदिर का निर्माण, जो प्रसिद्ध वराह मंदिर है मामल्लपुर का, उसका निर्माण किसने करवाया, तो सिंह विष्णु ने करवाया। कौन से वंश का शासक था, पल्लव वंश का शासक था, है ना। इसे याद कर सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, अब देखिए जो सिंह विष्णु है ये बहुत प्रतापी शासक थे। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कावेरी नदी के तट तक किया था। इन्होंने चोलों को और पांड्यों को पराजित किया था। ठीक है, और इनके दरबार में भारवी करके कवि रहते थे। ठीक है, सिंह विष्णु के दरबार में भारवी कवि रहते थे जिन्होंने किराता अर्जुनियम लिखा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किराता अर्जुनियम किसने लिखा है, भारवी ने। और ये किसके दरबार में रहते थे, तो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए कुछ जो पल्लव वंश के प्रमुख शासक हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में। ठीक है, मैं जो शासक बता रही हूँ जरूरी नहीं है कि ये पहले वाले के पुत्र रहे हों, मैं प्रमुख शासकों के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, अगर जो किसी का पुत्र होगा, पिता होगा, तो मैं
आपको हिंट कर दूंगी कि हाँ ये ऐसा था, ठीक है। लेकिन अभी आपको लाइन से बस जो जो प्रमुख शासक बता रही हूँ वो याद रखना है। तो महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में आपको क्या याद रखना है कि जो महेंद्र वर्मन प्रथम है ये महान संगीतज्ञ था, कवि था। देखिए उस समय के जो शासक थे उनके पास क्या मोबाइल वगैरह थोड़ी ना था जिससे वो टाइम पास करते, है ना। तो उनके पास क्या था, 2-3 ही काम रहते थे। एक तो बस खाओ पियो मस्त रहो, दूसरा युद्ध करो और अपनी सीमाओं का विस्तार करो, ठीक है। और क्या काम रहता था, गीत संगीत सुनना, गाना गाना या फिर मंदिर बनवाना, ठीक है। तो यही सब काम करते थे। हम जो भी शासक पढ़ेंगे उनके बारे में यही पढ़ेंगे कि उनके दरबार में ये कवि रहते थे, उन्होंने ये रचना की, जैसे पहले वाले में हमने देखा सेम वैसे ही। या फिर और क्या देखेंगे कि इस शासक ने ये मंदिर बनवाया, या और क्या देखेंगे इस शासक ने उस शासक के ऊपर आक्रमण किया और इस युद्ध को हम इस नाम से जानते हैं। बस यही रहता था उस समय का काम। तो आपको यही सारी चीज़ें ही बस याद रखनी है, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन से आपको क्या याद रखना है, ये जो थे ये स्वयं महान संगीतज्ञ थे, कवि थे, है ना। और इन्होंने मत विलास प्रहसन की रचना की थी। प्रहसन मतलब होता है नाटक, ठीक है। तो आपको याद रखना है मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी, तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। ये शुरू में जैन धर्म के अवलंबी थे, ठीक है। ये शुरुआत में जैन धर्म को मानते थे, लेकिन फिर ये अचानक से मिलते हैं तमिल संत अप्पर से, ठीक है। इनकी मुलाकात हो जाती है तमिल संत अप्पर से, और तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर ये शैव धर्म को अपना लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्या थे, जैन धर्मावलंबी थे, अब क्या बन गए, शैव, ठीक है। शैव मतलब शिव के उपासक। तो हमने इससे पहले जो शासक पढ़ा था देखा कि जो सिंह विष्णु थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैसे ही इसके बाद जो पढ़ रहे हैं महेंद्र वर्मन, ये किसके अनुयायी हैं, तो शैव धर्म के अनुयायी हैं। आपको ये सारी चीज़ें माइंड में कहानी के माध्यम से याद रखे रहनी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जैन धर्म को छोड़कर शैव धर्म को अपनाया। तो पूछता क्या एग्जाम में, किसके प्रभाव में आके अपनाया, तो आपको याद रखना है तमिल संत अप्पर के प्रभाव में अपनाया, ठीक है। महेंद्र वर्मन के ही शासनकाल में जो पुलकेशिन द्वितीय उन्होंने आक्रमण किया, और इसी समय से ही लगभग चालुक्य और जो पल्लव हैं इन्हीं के शासनकाल में जो चालुक्य और पल्लव हैं इनके बीच अब युद्ध स्टार्ट हो गया, है ना। महेंद्र वर्मन से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब देखते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम कौन था, तो ये महेंद्र वर्मन का जो पुत्र था, ठीक है। अब हुआ क्या इसके शासनकाल में, ये देखिए ये बहुत सर्व प्रतापी शासक था पल्लव वंश का, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम। इसने क्या किया, जब मैंने आपको बताया कि पुलकेशिन द्वितीय ने इसके पिता महेंद्र वर्मन के ऊपर आक्रमण किया, उसको पराजित कर लिया, है ना। तो अब इसने क्या किया, अपने पिता का मतलब बदला लेने के लिए, ठीक है, इसने अपने पिता की बदला लेने के लिए पुलकेशिन द्वितीय पर, चालुक्य वंशी जो शासक था पुलकेशिन द्वितीय, इस पर हमला किया और उसको पराजित कर दिया। तो एग्जाम हॉल में सब पूछता है कि पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया। आपको याद रखना है नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया, क्यों, क्योंकि इसके पिता का इसको बदला लेना था, है ना। और उसको पराजित करने के बाद अपने जो वातापी था बादामी क्षेत्र है उसको वापस जीता और वातापी कोंड की उपाधि धारण की। तो आपको याद रखना है कि वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। मैंने स्टोरी बताई क्यों, क्योंकि महेंद्र वर्मन के ऊपर आक्रमण किया था कौन, पुलकेशिन द्वितीय, है ना, और उसको हरा दिया था, पराजित कर दिया था, वातापी पे अधिकार कर लिया था। अब जो पुलकेशिन द्वितीय था उसने अधिकार तो कर लिया, अब जो महेंद्र वर्मन का पुत्र है कौन, नरसिंह वर्मन प्रथम, है ना, तो इसे अपने पिता का बदला लेना था, वातापी को वापस लेना था, इसलिए इसने पुलकेशिन द्वितीय को मतलब पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया, ठीक है, और वातापी को वापस जीता और वातापी कोंड की उपाधि धारण की। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम से आपको और क्या चीज़ें याद रखनी है, तो जो नरसिंह वर्मन प्रथम है इसने महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या याद रखना है, इसने महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे हम रथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या नाम से जानते हैं, रथ मंदिर के नाम से जानते हैं। और एग्जाम हॉल में ऐसा पूछता है कि रथ मंदिर की जो संख्या है, रथ की संख्या कितनी है, रथ मंदिरों की संख्या कितनी है, तो 7 है, आपको 7 याद रखने हैं, ठीक है। किसने निर्माण करवाया, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। इसे एकाश्म मंदिर भी कहते हैं या रथ मंदिर भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो 7 है, इसलिए इसे सप्त पैगोड़ा मंदिर भी कहते हैं। 7 है इसलिए सप्त पैगोड़ा मंदिर भी कहते हैं। और इसमें जो सबसे छोटा रथ है वो द्रौपदी रथ है, जिसमें हमें कोई भी अलंकरण देखने को नहीं मिलता। तो आपको यहाँ से इतनी चीज़ें याद रखनी है। एक और चीज़ याद रखनी है कि नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ही जो हिवेन सॉन्ग है,
दक्षिण भारत के कांची आता है, क्योंकि वो उस समय भ्रमण कर रहा होता है। और तो आप इसका कार्यकाल भी याद रख लीजिए, नरसिंह वर्मन प्रथम का 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। क्योंकि मैंने आपको जो वर्धन वंश पढ़ाया था, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ही मेनसंग भारत आता है ना। तो उस समय वहाँ से वो दक्षिण भारत की ओर जब प्रवेश करता है, कांची पहुँचता है, तो उसमें कांची का शासक कौन होता है? नरसिंह वर्मन प्रथम होता है। कौन से वंश का शासक है? पल्लव वंश की शासक है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद। नरसिंह वर्मन द्वितीय का कार्यकाल 704 ईस्वी से 728 ईस्वी तक था। इसके शासनकाल को शांति के शासनकाल के रूप में जाना जाता है। और जब अरबों का आक्रमण भारत पर हुआ था, जो सिंध क्षेत्र था, उसमें जब अरबों का आक्रमण हुआ तो उस समय गद्दी पर कौन था? तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय था। दक्षिण भारत में पल्लव वंश का जब शासन चल रहा था, तो ठीक है। देखिए कार्यकाल से भी आप समझ सकते हैं, इसमें लिखा है 704 ईस्वी से 728 ईस्वी तक इसने शासन किया। और मैं आपको जब मध्यकालीन भारत का इतिहास वाला इंट्रोडक्शन लेक्चर पढ़ा रही थी, तो उसमें मैंने बताया भी था कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, है ना। तो 704 से 728 के बीच में ही 712 आता है ना। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है कि किस समय कौन शासक था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डेट लाइन से भी तो आप याद रख सकते हैं ना। तो अरबों का जब आक्रमण हुआ तो उस समय दक्षिण भारत में पल्लवों का शासन चल रहा था। उसमें गद्दी पर कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था। ठीक है, इसने कुछ उपाधियां धारण की थी। आप ये उपाधियों को भी ध्यान रखिए। 3 उपाधियां हैं, एक राजा सिंह, एक आगम प्रिय और एक शंकर भक्त। राजा सिंह मतलब राजाओं में सिंह। जितने भी राजा थे उनमें से अपने आप को सर्वशक्तिशाली समझता था, है ना। राजाओं में सिंह की उपाधि धारण की थी इसने। आगम प्रिय मतलब शास्त्रों का प्रेमी, और शंकर भक्त मतलब शिव का उपासक। ठीक है, इस टाइप की इसने उपाधियां धारण की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने क्या किया था? कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये जो इमेज देख पा रहे हैं, ये कांची का कैलाशनाथ मंदिर है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, किसने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और मैं आगे जब राजकोट पढ़ाऊंगी तो एलोरा में भी कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण कृष्ण प्रथम करवाता है। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। लेकिन जो एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? तो कृष्ण प्रथम ने। वो कौन से वंश का था? तो राजकोट वंश का था। ठीक है, अब देखिए इसने जो कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, इसी से ही दक्षिण भारत में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया है, इससे ही राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं, और इसे ही द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत भी मानी जाती है। ठीक है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हुई है। और इसके दरबार में, मैंने जैसे पहले बताया कि उस समय राजा लोग ज़्यादा कुछ कार्य रहता नहीं था, है ना। तो इसके भी दरबार में एक लेखक रहते थे, कौन? दंडी। आपको याद रखना है कौन रहते थे? दंडी। और इसने 10 कुमार चरित की रचना की है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में कौन रहते थे? दंडी रहते थे, और इसी ने 10 कुमार चरित की रचना की है। देखिए आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि मैंने जितने भी शासक बताए हैं और उनके दरबार में जो कवि रहते थे वो बताएं, उसको आपको एक टेबल फॉर्म में नोट डाउन करना है और एक साथ एक जगह पे याद करना है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, अगला शासक है नंदी वर्मन द्वितीय। ठीक है, तो नंदी वर्मन द्वितीय से आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? एक तो ये जो है इनके समकालीन एक संत थे, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार थे। ठीक है, आपको याद रखना है जो वैष्णव संत है तिरुमंगई अलवार किसके समकालीन थे? तो नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। और क्या याद रखना है? कांची में मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ में पेरुमाल मंदिर। ठीक है, कांची में मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ में पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक अपराजित था। अपराजित वर्मन था, आपको ये भी याद रखना है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित वर्मन था। ठीक है, फिर पल्लवों को चोलों ने समाप्त करके अपना चोल वंश की स्थापना की। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। आगे देखते हैं चालुक्य वंश के बारे में। हमने स्टार्टिंग में ही चालुक्य वंश की 3 शाखाएं देख ली थी, एक वातापी, एक बेंगी और एक कल्याणी के चालुक्य, है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे?
वातापी के चालुक्य। तो वातापी के जो चालुक्य थे उनका एरिया कौन सा था, तो कर्नाटक वाला एरिया था। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच अवस्थित था। देखिए ये जो है ये कृष्णा नदी है और इधर से जो आ रही है वो तुंगभद्रा नदी है, इसके बीच में अवस्थित था कौन, जो वातापी वाला क्षेत्र है, बादामी क्षेत्र है वो, है ना। तो यहाँ पे ही चालुक्य वंश का शासन था, क्योंकि ये पश्चिम क्षेत्र है इसलिए इसे पश्चिमी चालुक्य भी कहते थे, ठीक है। और इसका संस्थापक जयसिंह था, आपको याद रखना है, संस्थापक कौन था, जयसिंह था। और राजधानी जो है वातापी थी, जिसे अभी बादामी के नाम से जानते हैं, और ये बीजापुर के निकट स्थित थी, ठीक है। अभी जो बीजापुर है उसी के निकट है। तो देखिए वातापी के जो चालुक्य हैं उनके प्रमुख शासकों में पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य, इन सभी का नाम देखने को मिलता है। लेकिन हमें सभी के बारे में कुछ कुछ नहीं जानना है। जो एग्ज़ाम में पूछता है, जिन शासकों के बारे में बार बार पूछता है, उन्हीं के बारे में ही हम याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। देखिए पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमने हर्षवर्धन वाले लेक्चर में भी पढ़ा था, है ना। तो वातापी के जो चालुक्य है उसमें सबसे प्रतापी अगर शासक कहूँ तो पुलकेशिन द्वितीय था, ठीक है। क्योंकि हमने हर्षवर्धन जो वर्धन वंश का लेक्चर पढ़ा था उसमें बताया था कि इसके जो दरबार में रवि कीर्ति रहते थे, रवि कीर्ति ने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी। किसकी रचना की थी, ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी। और इस ऐहोल प्रशस्ति की भाषा कैसी है, तो संस्कृत है, और लिपि कैसी है, तो दक्षिणी ब्राह्मी है, ठीक है। तो इस ऐहोल प्रशस्ति में उसने क्या लिखा है, क्या बताया है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, और इसमें कौन जीता था, पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था, और हर्षवर्धन क्या हो गया था, पराजित हो गया था, है ना। तो हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो आपको ये भी याद रखने की परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी, तो पुलकेशिन द्वितीय ने धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। तो आपको ये भी याद रखने कि इसने दक्षिणापथेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। देखिए इसी के शासनकाल में जो वेंगी है, हम वेंगी के चालुक्य पढ़ने वाले हैं ना, तो वेंगी के चालुक्यों का भी स्थापना इसी के शासनकाल में हुआ था। देखिए क्या हुआ था कि पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र प्रदेश का जो वेंगी वाला क्षेत्र है उसको जीता, और अपने भाई विष्णुवर्धन को, ठीक है, किसको, विष्णुवर्धन को वहाँ का शासक नियुक्त किया। तो वहाँ पे वेंगी के चालुक्य के बारे में हम आगे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि जो वातापी के चालुक्य हैं, पुलकेशिन द्वितीय, इनके बारे में और क्या क्या फैक्ट हमको याद रखने। महाकूट स्तंभ लेख, ठीक है, महाकूट स्तंभ लेख किसका है, तो याद रखना है कि पुलकेशिन द्वितीय का है। और इससे क्या पता चलता है, तो ये पता चलता है कि इसने 2 यज्ञ करवाए। जो पुलकेशिन द्वितीय है उसने 2 यज्ञ करवाए, एक तो बहुसुवर्ण यज्ञ और दूसरा अग्निष्टोम यज्ञ, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि महाकूट स्तंभ लेख से क्या पता चलता है कि इसने 2 यज्ञ करवाए, बहुसुवर्ण यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ। महाकूट स्तंभ लेख किसका है, तो पुलकेशिन द्वितीय का है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि पुलकेशिन द्वितीय ने जिनेंद्र का मेघुती मंदिर बनवाया। मैंने पहले ही बताया था कि शासकों के पास ज़्यादा कुछ काम है नहीं, मोबाइल है नहीं कि टाइम पास करें, है ना। तो क्या करते थे, या तो मंदिर बनवाते थे, या फिर अपने दरबार में कवि रखते थे जो उनकी प्रशंसा करते थे, प्रशस्ति लिखते थे, है ना, या फिर युद्ध कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, जिनेंद्र का मेघुती मंदिर बनवाया। युद्ध तो कर ही लिया है हर्षवर्धन के साथ, पल्लव वंश के जो शासक है जिसके साथ हमने पढ़ा, नरसिंहवर्मन प्रथम के साथ, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ही ली है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, जिनेंद्र का मेघुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया, ठीक है। अगला शासक देखते हैं, विक्रमादित्य द्वितीय। विक्रमादित्य द्वितीय, इसकी प्रथम पत्नी, बस इससे यही फैक्ट याद रखना है, ठीक है आपको, कि इसकी एक पत्नी थी लोक महादेवी, ठीक है। विक्रमादित्य द्वितीय की एक पत्नी थी लोक महादेवी। इसने पदक्कल में, ठीक है, इसने पदक्कल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसकी 2 पत्नियां आपको याद रखनी है विक्रमादित्य द्वितीय की। इसकी जो पहली पत्नी थी, प्रथम पत्नी थी, क्या नाम था, लोक महादेवी। लोक महादेवी ने पदक्कल में विरूपाक्ष मंदिर बनवाया, और उसकी जो दूसरी पत्नी थी त्रैलोक्य देवी, इसने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो त्रैलोक्य देवी से त्रैलोकेश्वर मंदिर याद रखा जा सकता है, किसकी पत्नी थी, विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी थी, ठीक है। अब देखिए जो पल्लव वंशी शासक है नरसिंहवर्मन प्रथम, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि इसने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। और इस कहा जाता है कि इसी युद्ध के बाद
पुलकेशिन द्वितीय मारा गया और इस विजय के बाद जो पल्लव वंशी शासक है नरसिंह वर्मन प्रथम, इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। तो मैंने अभी पल्लव वंश में ये तो आपको क्लियर बता ही दिया है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। और अजंता के एक गुहा मंदिर में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था और इसी के ही सामंत दंतीदुर्ग ने इस कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया और नए वंश की स्थापना की, जिसे हम राष्ट्रकूट वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम राष्ट्रकूट वंश। उससे पहले हम बेंगी के चालुक्य वंश देख लेते हैं, फिर राष्ट्रकूट वंश देखेंगे, ठीक है। तो जो बेंगी के चालुक्य वंश है, इसकी स्थापना किसने की? तो विष्णुवर्धन ने की। मैंने अभी पुलकेशिन द्वितीय वाली कहानी में बताया है ना। तो संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। राजधानी कहाँ है? बेंगी। ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, ठीक है। और ये फैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो विष्णुवर्धन है उसकी पत्नी आयना महादेवी, क्या नाम है? आयना महादेवी। इसने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है। कहाँ करवाया? विजयवाड़ा में करवाया, आंध्र प्रदेश में है ये, ठीक है। अगर आप साउथ की मूवी देखते होंगे तो उसमें विजयवाड़ा नाम बहुत सुनते होंगे, क्योंकि विजयवाड़ा पता नहीं क्यों पर बहुत फेमस रहता है ना। तो देखिए क्या फैक्ट याद रखना है कि विष्णुवर्धन संस्थापक था बेंगी के चालुक्य वंश का। इसकी राजधानी बेंगी थी और इसकी पत्नी का नाम आयना महादेवी था, जिसने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विद्यादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति कौन था? पंडरंग था। और इसने स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया था। किसने? विजयादित्य तृतीय ने, ठीक है। एक नोट भी आप याद कर लीजिएगा, जो पापनाथ मंदिर है और विरूपाक्ष मंदिर है, इनका निर्माण चालुक्य वंश के शासनकाल में ही हुआ था, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें याद हो गई होंगी। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग था। इसने 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। शुरुआत में ये कर्नाटक के जो चालुक्य हैं, वातापी के, बादामी के जो चालुक्य हैं, उन्हीं राजाओं के अधीन थे, उनके सामंत थे। मैंने अभी बताया आपको कि जो वातापी के चालुक्य अंतिम शासक कौन? कीर्तिवर्मन द्वितीय, इनका सामंत था कौन? दंतीदुर्ग। और इसने उसे पराजित करके ही राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो मनकीर या फिर मान्यखेत में बनाई। और वर्तमान एरिया अगर बोलूँ तो ये मालखेड़ या सोलापुर का जो एरिया है महाराष्ट्र का, वो वाला क्षेत्र है, ठीक है। सोलापुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेत थी, ठीक है। अगर मान्यखेत नहीं दिया है तो मनकीर थी। आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक की बात करूँ तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय, इतने सारे हैं। लेकिन सिर्फ आप नाम सुनिए, मैं जो शासक इम्पॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछ सकता है या पिछले एग्ज़ाम में पूछा है, बस उसके बारे में आपको बताऊंगी, आपको वही याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कृष्ण प्रथम के बारे में। तो कृष्ण प्रथम से भी आपको सिर्फ एक ही फैक्ट याद रखना है कि जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया, ठीक है। अभी मैंने बताया कि कांची का भी कैलाश मंदिर है और उसका निर्माण किसने करवाया। अगर आपने लेक्चर अच्छे से सुना होगा तो आपको याद हो गया होगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम में। और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, वो आप मुझे बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखिए ध्रुव, इसे धारावर्ष भी कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो ध्रुव है राष्ट्रकूट वंश के, इसे धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ये राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष मैंने जब कन्नौज वाला लेक्चर आपको पढ़ाया था, वर्धन वर्ष वगैरह पढ़ाया था, तो बताया था कि कन्नौज का महत्व उस समय बढ़ चुका था और पाटलिपुत्र का जो महत्व था वो घट गया था, है ना। तो कन्नौज पर ही अधिकार प्राप्त करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ और त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट वंशों ने भी भाग लिया, प्रतिहार ने भी भाग लिया और पाल ने भी भाग लिया। किसके किसके बीच हुआ? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, PPR आप याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है।
तो राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ वो कौन था? ध्रुव या धारावर्ष था। ठीक है, आपको इससे यही याद रखना है। अब देखिए, जब इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, जो प्रतिहार नरेश थे वत्सराज और पाल नरेश थे धर्मपाल, इसको पराजित कर दिया। ठीक है, अब अगला शासक देखते हैं अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अमोघ वर्ष क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की है। ठीक है, अमोघ वर्ष ने क्या किया? कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की। जो आदि पुराण के रचनाकार है कौन? जिनसेन। और गणितासार संग्रह के लेखक हैं महावीराचार्य। और अमोघ वृत्ति, अमोघ वर्ष है तो उसी के ऊपर लिखा गया है अमोघ वृत्ति। अमोघ वृत्ति के जो लेखक है सक्तायन, अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। तो अगर ऐसा पूछे कि किस शासक ने जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया, तो किसने किया? अमोघ वर्ष ने किया। आपको इतनी सारी फैक्ट यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए इंद्र तृतीय के बारे में। जो इंद्र तृतीय है, इसके शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। ठीक है, इंद्र तृतीय के शासनकाल में जो अरब का निवासी था कौन? अल मसूदी, ये भारत आया था। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। किसने? अल मसूदी ने। अल मसूदी कहाँ का था? अरबी था। ठीक है, अब कृष्ण तृतीय से आपको क्या याद रखना है? तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। और इसने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की थी। ठीक है, रामेश्वरम तमिलनाडु का सबसे दक्षिणतम एरिया, आप देखे होंगे। ठीक है, तो रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना किसने की? कृष्ण तृतीय ने की। और इसी के ही दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे। अभी आपको पोन के बारे में और कुछ बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो कन्नड़ भाषा के कवि पोन किसके दरबार में रहते थे? कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। इस पोन ने शांति पुराण की रचना की है। ठीक है, इस कवि पोन ने क्या किया है? शांति पुराण की रचना की है। देखिए, कल्याणी के जो चालुक्य है तैलप द्वितीय, ठीक है, कल्याणी के जो चालुक्य है तैलप द्वितीय, इसने 973 ईस्वी में कर्क को हरा कर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखी। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो चीज़ें समझ में आई होंगी। जो कृष्ण तृतीय थे वो अंतिम महान शासक थे, लेकिन अंतिम नहीं थे, है ना। सबसे अंतिम शासक कौन था? कर्क था। और इसे किसने हराया? तैलप द्वितीय ने हराया, जो कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, अब राष्ट्रकूट वंश से और कुछ याद रखेंगे। देखिए, जो एलोरा है और एलिफेंटा है ना, एलोरा है और एलिफेंटा है जो महाराष्ट्र में है, इनके गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट के समय ही हुआ था। जो एलोरा में गुफा मंदिर है और जो एलिफेंटा में गुफा मंदिर है, ठीक है, एलोरा में जो गुफा मंदिर है और एलिफेंटा में जो गुफा मंदिर है, उनका निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ। जो एलोरा है उसमें 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा है, एसएससी में भी पूछा है और भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो क्रम मैं आपको बता रही हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, एलोरा में कितनी शैलकृत गुफाएँ हैं? तो 34। इसमें 1 से 12 तक, ठीक है, 1 से 12 तक बौद्धों की गुफाएं हैं, 13 से 29 तक हिंदुओं की गुफाएं हैं और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। क्या क्या बोला मैंने? 1 से 12 तक बौद्धों की, 12 बौद्ध, है ना, एक जैसा लग रहा है। ठीक है, तो 12 तक बौद्धों की है, 13 से 29 तक हिंदुओं की है और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। तीनों धर्म का यहाँ पे देखने को मिलता है। कौन कौन से? बौद्ध, हिंदू और जैन। तो अगर एग्जाम में ऐसा पूछा कि एलोरा की गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित नहीं है और 4 नाम दे दिया, बौद्ध, हिंदू, जैन, पारसी और सिख, कुछ भी दे सकता है ना, तो आपको ये याद रहेगा कि बौद्ध का है, हिंदू का है और जैन का है। तो उसके अलावा जो दिया है वो नहीं है ना। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अपने आप को ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी प्रिपेयर रखिएगा। ठीक है, बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। ठीक है, मैंने बताया ना 1 से 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं, उसमें जो संख्या 10 है, इसमें सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? विश्वकर्मा गुफा। ठीक है, इसमें एक चैत्य को दिखाया गया है। इसमें क्या है? एक चैत्य है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं यही चैत्य है। चैत्य क्या होता था? जो स्तूप होते हैं उसे ही चैत्य कहा जाता है।
वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल और 3 थल नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। जो एलोरा की गुफा है 15, गुफा नंबर 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष और सिंह, पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। आप इमेज देख रहे हैं, ये ऐसे दिखाया गया है। कहाँ? गुफा नंबर 15 में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 13 से 29 तक हिंदुओं की गुफा है। ठीक है, तो आई होप आपको इतने फैक्ट समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, जो एलोरा की गुफा है उसको सर्वप्रथम उल्लेख, एलोरा की गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। जो फ्रांसीसी यात्री थेविनेट आया था, ठीक है, इसी ने 17वीं शताब्दी में सर्वप्रथम उल्लेख किया। राष्ट्रकूट जो है वो शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने क्या किया? जो मुसलमान व्यापारी आए थे उनको बसने और इस्लाम के प्रचार करने की स्वीकृति दी थी। देखिए, अब देखते हैं कल्याणी के चालुक्य वंश। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि कर्क को पराजित करके, जो राष्ट्रकूट वंश का कर्क था उसको पराजित करके तैलभ द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की, है ना। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता अगर कहा जाए तो वो तैलभ द्वितीय था। ठीक है, अब देखिए, जो कल्याणी के चालुक्य वंश थे इनकी राजधानी क्या थी? कल्याणी थी। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी? कल्याणी थी। और इसकी राजधानी कल्याणी किसने बनाया? तो सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर प्रथम 1043 ईस्वी में शासक बनता है और उसने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी में स्थानांतरित किया। जो राष्ट्रकूटों ने राजधानी बनाई थी ना मान्यखेत, वहाँ से कल्याणी किसने ट्रांसफ़र किया? सोमेश्वर प्रथम ने। कब किया? 1043 ईस्वी में किया। ठीक है, अब देखिए, चोल नरेश राजराज ने सोमेश्वर प्रथम को बुरी तरह परास्त किया और विजेंद्र की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो हम आगे जब चोल वंश पढ़ेंगे तो एक बार आप देख लीजिएगा, है ना। और सोमेश्वर प्रथम से और क्या याद रखना है आपको? इसने कोप्पम तथा कुडल संगम, ठीक है, कुडल संगम के युद्ध में चोलों से बुरी तरह पराजित हुआ और चोलों से निरंतर पराजय के पश्चात उसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। किसने? सोमेश्वर प्रथम ने। ठीक है, अब देखते हैं विक्रमादित्य षष्ठ। तो ये जो इमेज देख पा रहे हैं इन्हीं का ही है। इसने 1076 ईस्वी से 1126 ईस्वी तक शासन किया और सोमेश्वर प्रथम का कनिष्ठ पुत्र था। 1076 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय उसने एक संवत का प्रवर्तन किया जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है। विक्रमपुर नामक एक नया नगर बसाया। विक्रमादित्य ने अपने नाम पर ही एक विक्रमपुर नामक नगर बसाया और भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर और विशाल झील भी बनवाया। ठीक है, देखिए, विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखिए, इसके दरबार में एक कवि थे जिसका नाम क्या था? विल्हण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विल्हण इसके राजकवि थे और इसने विक्रमांक देवचरित लिखा है। ठीक है, विक्रमादित्य के ऊपर विक्रमांक देवचरित लिखा है। किसने लिखा है? विल्हण ने लिखा है। तो वी से विल्हण, वी से विक्रमांक देवचरित, आप याद रखेंगे। ठीक है, और एक था विज्ञानेश्वर। तो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की है। ठीक है, 2 याद रखने हैं विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में जो कवि थे उनमें से, एक विल्हण और एक विज्ञानेश्वर। तो विल्हण ने विक्रमांक देवचरित रचना की है और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की है और दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए आपको याद रखना ही है। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक तैलभ तृतीय का पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ था। आगे चलकर यहाँ यादवों का अधिकार हो गया। चालुक्यों के शासनकाल में ग्राम के अधिकारी को गामुंड कहा जाता था और इनकी नियुक्ति केंद्र द्वारा होती थी। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं चोल साम्राज्य के बारे में। तो पहले भी हमने पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ है और ये द्वितीय चोल है। ठीक है, जिनके बारे में पढ़ रहे हैं ये द्वितीय चोल है। द्वितीय चोल, ठीक है, इनका संस्थापक कौन था? तो विजयालय था, आपको याद रखना है। 850 ईस्वी में किसने? विजयालय ने द्वितीय चोल की स्थापना की और राजधानी तंजौर को बनाया। तांजाय, तंजौर, तंजावुर तीनों एक ही है। ठीक है, तांजाय, तंजौर और तंजावुर। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के पतन के पश्चात तमिल क्षेत्र पर स्थापित हुआ था और इसमें हमें जो शासक पढ़ने उसमें सिर्फ 3 प्रमुख हैं, एक परांतक प्रथम, एक राजराज प्रथम और एक राजेंद्र प्रथम। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? परांतक प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम।
ठीक है, आगे देखते हैं परांतक प्रथम के बारे में। तो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम और चोल नरेश परांतक प्रथम के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, राष्ट्रकूट और चोल नरेश, राष्ट्रकूट नरेश कौन था? कृष्ण प्रथम, और चोल नरेश कौन था? परांतक प्रथम। ठीक है, तो इसमें परांतक प्रथम जो है वो पराजित हो जाता है और कृष्ण प्रथम जीत जाता है। ठीक है, और इस युद्ध को हम तकोल्लम के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? तकोल्लम के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में परांतक प्रथम का जो बड़ा बेटा होता है राजादित्य, वो मारा जाता है। ठीक है, राजराज प्रथम जो है श्रीलंका को उस समय सिंहल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिंहल। तो श्रीलंका कहें या सिंहल, दोनों एक ही है। श्रीलंका का पुराना नाम सिंहल है। ठीक है, तो राजराज प्रथम ने क्या किया? सिंहल पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा महेंद्र पंचम को बुरी तरह पराजित कर दिया। ठीक है, तो जो महेंद्र पंचम है वो भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में चला जाता है, वहाँ जाकर शरण लेता है। ठीक है, क्योंकि राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था, इसलिए जो वहाँ का राजा था, कौन? महेंद्र पंचम, वो भागकर कहाँ चला जाता है? दक्षिण जिला में चला जाता है। दक्षिण जिला का नाम क्या है? रोहन। ठीक है, अब राजराज प्रथम श्रीलंका के जो विजित प्रदेश है, ठीक है, विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बना देता है और उसका नाम रखता है मुमड़ी चोल मंडलम। ठीक है, क्या नाम रखता है? मुमड़ी चोल मंडलम, और पोल नरुआ को इसकी राजधानी बनाता है। ठीक है, किसको बनाता है? पोल नरुआ को इसकी राजधानी बनाता है। राजराज प्रथम जो है वो शैव धर्म का अनुयायी था और इसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर बनाया, जो कि मुख्यतः शिव मंदिर है। ठीक है, राजराज प्रथम क्या था? शैव धर्म का अनुयायी था, इसलिए इसने शिव मंदिर बनवाया। कहाँ बनवाया? तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं उसको, इसके नाम पर राजराजेश्वर मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और ये क्या मंदिर है? शिव मंदिर है। ठीक है, इसने भूमि माप पद्धति कदम की शुरुआत की थी। किसने? राजराज प्रथम ने भूमि माप पद्धति कदम की शुरुआत की थी। अब देखते हैं राजेंद्र प्रथम के बारे में। तो जो राजेंद्र प्रथम है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो होता है वो राजेंद्र प्रथम के ही शासनकाल में होता है। और बंगाल के जो पाल शासक है महिपाल, ठीक है, बंगाल के जो पाल शासक है महिपाल, इसको पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोट चोल की उपाधि धारण की। याद रखना है, किसकी उपाधि धारण की? गंगैकोट चोल। किसको पराजित करने के बाद? पाल शासक महिपाल को। ठीक है, और नवीन राजधानी गंगैकोट चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। इसने राजधानी बनाई किसे? गंगैकोट चोलपुरम को, और इसके पास में ही चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके शासनकाल में चालुक्य शासक जयशे द्वितीय ने आक्रमण किया था और वो बुरी तरह हार गया था। इसे हम मास्की के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मास्की का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? चालुक्य और चोल। ठीक है, याद रखना है, चालुक्य और चोल के बीच हुआ था। इसे मास्की के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, चोल वंश का जो अंतिम राजा था वो राजेंद्र तृतीय था। ठीक है, चोल वंश का सबसे अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय था। चलिए चोलों से और कुछ याद रखते हैं जो एग्जाम में पूछता है। तो चोलों की जो राजधानी है वो अगर कालक्रम के अनुसार बताऊं तो सबसे पहले थी उरैयूर। ठीक है, सबसे पहले क्या थी? उरैयूर, फिर तंजौर, फिर गंगैकोट चोलपुरम, लास्ट में कांची। ठीक है, याद रखिएगा, उरैयूर, तंजौर, गंगैकोट चोलपुरम, ठीक है, और कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। कौन करता था? बगान समिति करती थी। चोल काल में जो आम वस्तुएं हैं उनके आदान प्रदान का आधार धान था। किसी भी वस्तु का आदान प्रदान कैसे होता था? धान के आधार पर होता था। चोल काल के जो विशाल व्यापारी समूह थे वो कौन कौन से थे? तो एक वलंजियार था, एक नानादेशी था और एक मणिग्रामम था। ठीक है, विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार संत कहलाए। मैंने स्टार्टिंग में ही जो विभिन्न धर्म बताए थे उसमें इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। चोल सेना का सबसे संगठित अंग पदाती सेना थी, पैदल सेना पदाती सेना थी। और चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। जो सोने के सिक्के होते थे उसे कलंजू कहा जाता था। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि पंप, पोन और रन। ठीक है, पंप, पोन और रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। ठीक है, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे? पंप,
पोन्नरन, ठीक है। और वैसे ही तमिल साहित्य की त्रिरत्न की बात करूं तो कंबन, ओटकुट्टन और पुंगलेंदी, ठीक है। कंबन, ओटकुट्टन और पुंगलेंदी तमिल साहित्य के त्रिरत्न थे। चोलकालीन नटराज की प्रतिमा, जो आप ये नटराज की प्रतिमा देख पा रहे हैं, इससे बार बार एग्जाम हॉल में पूछता है कि नटराज की प्रतिमा किस वंश से संबंधित है, तो चोल वंश से संबंधित है, ठीक है। तो चोलकालीन जो नटराज की प्रतिमा है, चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से वंश से संबंधित है, ऐसा पूछता ही है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि जो नटराज की प्रतिमा है वो चोल वंश से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए, संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्ट में और कोट्टम नाडु में, और नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था, ठीक है। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में, और नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था, ठीक है। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था, ठीक है। तो चोल साम्राज्य से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अगला वीडियो हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास के ऊपर होने वाला है, जिसमें हम अरबों के आक्रमण के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो अगर अच्छा लगा और अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री एजुकेशन है और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। मैं ऐसे ही बेहतर क्वालिटी कंटेंट के साथ आप लोगों के बीच हमेशा वीडियो लेकर आते रहूँगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज मैंने जो भी पढ़ाया, इससे पहले भी जो भी पढ़ाया था, उसका सारा PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर भी जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ मैं इससे रिलेटेड क्विज कॉम्पिटिशन भी करवाते रहती हूँ, तो आप अपनी तैयारी को भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू सो मच।